तरफ अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। आप लोग देखते भी होंगे कि रोज मैं कहीं ना कहीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए जाता हूं। कल हम लोगों ने लगभग 22 नए ऑक्सीजन प्लांट उनका उद्घाटन किया। परसों ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स का उद्घाटन किया। कई सारी तैयारियां तीसरी वेव को लेकर चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनके लिए अब जिंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है क्योंकि कमाने का कोई साधन नहीं बचा है। हम भी ये समझते हैं और धीरे धीरे एक एक्टिविटी को खोला जा रहा है। इस हफ्ते जो निर्णय लिए गए हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि कल सुबह 5 बजे इस बार इस हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो खत्म होगा। कल 5 बजे के बाद से सारी एक्टिविटीज अलाउड हैं एक्सेप्ट कुछ एक्टिविटीज। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सामने आ रही हैं, जहां पर मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलवाएंगी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ऑनरेबल द गवर्नर, थैंक यू माय लॉर्ड। अब हम लोग अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रभवन के लिए राहुल गांधी ने तंज भरे अंदाज में पूछा सवाल, बोले भारत सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय कौन सा है। अपने ही ट्वीट में राहुल ने जवाब देते हुए लिखा, झूठ और फालतू नारे लगाने वाला गुप्त मंत्रालय।
राजस्थान में बढ़ सकती है गहलोत सरकार की मुश्किल। पायलट खेमे के विधायक ने लगाया फोन टेपिंग का आरोप। गहलोत पायलट के बीच गहमा गहमी जारी। 71 दिनों बाद देश में सबसे कम कोरोना केस आए। 24 घंटों में 80,834 नए कोरोना केस हुए दर्ज। 25 करोड़ से ज्यादा टीके भी लोगों को लगाए गए। राजधानी दिल्ली में कम हुई कोरोना की रफ्तार। व्यापारियों ने केजरीवाल सरकार से की मांग। अगले हफ्ते तक खुल सकते हैं सैलून और वीकली बाजार। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने दिग्विजय के धारा 370 वाले बयान को लेकर भी अपनी राय जाहिर की। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ही पाकिस्तान को मौका दिया है। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी सरकार ने 370 के हटाने का जब फैसला लिया था और जिस ढंग से जो प्रक्रिया अपनाई थी, उसका विरोध कांग्रेस ने पार्लियामेंट में भी किया, बाहर भी किया था। और दिग्विजय सिंह जी का जो बयान है वो यही है। उन्होंने विड्रॉ करने की बात नहीं कही, उन्होंने कहा है कि इस पर पुनः विचार किया जाएगा। तो हमारा कांग्रेस का जो स्टैंड है, जो 2019 में था वो आज भी है, उसमें कोई अंतर नहीं आया। 2019 में 370 हटाकर और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर राज्य को एक यूनियन टेरिटरी में बदल करके भारतीय जनता पार्टी ने तो एक बहुत बड़ा मौका दिया पाकिस्तान को कि इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने का। जो बहुत दिनों से कश्मीर का मसला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं था, उसको इन्होंने अपने कारनामे से उसको एक मौका दिया। मामला यूएन में भी पहुंचा और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पहुंचा और सारी दुनिया में उसकी निंदा हुई। अगर ये जनता पार्टी और केंद्र सरकार, खास तौर पर मोदी सरकार, वो किसी तरह के निंदा को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है जो भारत सरकार के द्वारा उसके अधीन है और वहाँ जिस व्यक्ति को वहाँ भेजा गया है, प्रफुल्ल पटेल नाम के व्यक्ति को, उसने जानकर वहाँ जिस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश किया। उनके जाने से पहले तक वहाँ कोविड का एक भी केस नहीं हुआ था। वहाँ के जो उस समय के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे या जो वहाँ के पदाधिकारी थे, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी। लेकिन इनके जाने के बाद वो तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी गई और आज उस क्षेत्र में भी, लक्षद्वीप में भी आज कोविड फैल बाद मुहर्रम या हुसैन सब कुछ बर्बाद हो चुका, नुकसान हो चुका, लाखों लोगों की जानें जा चुकी। और अब इस सरकार को ये एहसास हो रहा है कि तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर अब फोन टेपिंग का साया छाने लगा है। सरकार पर फोन टेपिंग के आरोप उनकी ही पार्टी के विधायक लगा रहे हैं। कांग्रेस विधायक
वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा है कि राज्य सरकार पायलट समर्थक विधायकों के फोन टेप करा रही है। दरअसल सचिन पायलट खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का कहना है कि 2-3 विधायकों ने उनसे कहा है कि उनके फोन टेप किए जा रहे हैं और सीआईडी के लोग विधायकों के घरों के चक्कर लगा रहे हैं। अफसर कह रहे हैं कि उन्हें भी एसीबी का ट्रैप दिखाकर बदनाम किया जा रहा है। सोलंकी ने कहा कि फोन टेपिंग को लेकर कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी शिकायत की है। आपको बता दें कि इससे पहले सचिन पायलट के बगावती तेवरों के दौरान भी गहलोत सरकार पर इस तरह के फोन टेपिंग के आरोप लगे थे। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने मुंबई में भारी बारिश को लेकर कहा कि सभी को अलर्ट किया गया है। उन्होंने जीएसटी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मुंबई और अतराफ के इलाके में 13 और 14 तारीख को भारी वर्षा हो सकती है। निश्चित रूप से पिछले 4 दिनों से मुंबई महाराष्ट्र में काफी बारिश हो रही है। मुंबई का प्रशासन खास करके डिजास्टर मैनेजमेंट उसे अलर्ट पे रखा गया है। जो निचले इलाके हैं वहां किस तरह से तैयारी की जाए इसको लेके कमिश्नर सभी वार्ड अधिकारियों से बात कर रहे हैं। हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे ताकि कोई अनहोनी ना हो। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सभी राज्यों की मांग पर अजीत पवार जी और उनके साथ कुछ लोगों की समिति का गठन किया गया था कि कोविड रिलेटेड जो भी चाहे ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के इक्विपमेंट हो या दवाएं हों, उसको 18% से जीएसटी कम किया जाए। आज जो सिफारिश की गई थी उसमें 18% से घटाकर 5% जीएसटी किया गया है। निश्चित रूप से इससे कीमतें कम होंगी और इलाज में लोगों को राहत मिलेगी। निश्चित रूप से ये फैसला सभी राज्यों की मांग थी, इसलिए काउंसिल में किया गया। महाराष्ट्र के बाहर निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का संगठन है। किन राज्यों में चुनाव लड़ा जाएगा, किस में नहीं लड़ा जाएगा, वो कार्य समिति की बैठक में तय होता है। पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, अलग अलग राज्यों को लेके अभी कोई भी कार्यक्रम निश्चित नहीं हुआ है। गोवा में आज हमारे एक विधायक है, एक समय में काफी विधायक थे, सरकार में हम शामिल थे, हमारा उप मुख्यमंत्री था। तो कहाँ चुनाव लड़ा जाएगा इसको लेके निश्चित करेगी। जहां तक अकाली दल और बसपा का गठबंधन है, निश्चित रूप से राजनीति में इस तरह से राजनीतिक दल साथ आते हैं। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। इसी बीच देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। वहीं दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में लोग खरीदारी करने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने कोरोना नियमों का उल्लंघन किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और लोगों को कोरोना का खौफ दिखाई नहीं दे रहा। काम की स्थिति तो खराब है, काम की स्थिति ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा डाउन है। लेकिन यह है कि जैसे लॉकडाउन खुला है, आसार ये लग रहे हैं कि 10, 15 या 20 दिन के बाद में या महीने के बाद में खुलेगा काम, लग रहे हैं। अभी तो धीरे धीरे पब्लिक काम कारोबार से परेशान है, तो इस वजह से काम भी नहीं खुल रहे लोगों के, परेशान है लोग। तो काम भी बढ़ेगा आगे, जैसे लॉकडाउन खुला, लोग आगे भी चलेगा तो काम भी चलेगा। कोविड बिहेवियर यहाँ पे कैसा रहा? लोग आ रहे थे या कैसा पालन किया जा रहा था यहाँ पे प्रशासन के? प्रशासन ये है, जैसे किसी दुकान पे 10 आदमी या 5 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, होते हैं तो प्रशासन फौरन एक्शन लेती है, फौरन एक्शन लेती है। पुलिस वाले आ जाते हैं, चालान काट देते हैं। तो इस वजह से भीड़ इकट्ठा नहीं होने देते। भीड़ इकट्ठी होती है तो फौरन पुलिस वाले आ जाते हैं। तो इस वजह से बहुत वो हो गया कि मतलब पब्लिक इकट्ठी नहीं होती है। अपने 1-2 ग्राहक दुकान पे चढ़ाया, माल दिया, फौरन निकाल दिया, फिर दूसरे आ जाते हैं। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं, अपना बचाव करके। लॉकडाउन जो लगा इसमें तो बहुत हल्का काम दिया है, बहुत ही ज्यादा हल्का। लोग जो बहुत परेशान है जो लॉकडाउन लगा, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है ये लॉकडाउन खुल गया, धीरे धीरे काम भी बढ़ रहा है और लोग बाग इसका पालन भी कर रहे हैं। यहाँ पे मास्क वास्क लगा के आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है परेशानी वाली, और काम अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे कि आपका रोज का यहाँ बैठना होता है, लोग आते हैं तो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं? हाँ, मास्क लगा के आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, पूरा पालन कर रहे हैं इसका।
सामाजिक दूरी का यहाँ पे कितना ध्यान रखा जा रहा है कि यहाँ पे प्रशासन जो मतलब खूब ध्यान रख भी रहा है, और जो दूरी बना के भी लोग कर रहे हैं। भीड़ कहीं दुकान पर नहीं है, सिर्फ एक दुकान पर ही 2-3 आदमी रखते हैं, ज्यादा इससे। राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने वेद प्रकाश सोलंकी के फोन टेपिंग मामले पर कहा है कि 1 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब सरकार बाड़ेबंदी में रह रही थी। आप भी सुनिए अंतरकलह को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा। मैंने ट्वीट किया है क्योंकि मैंने उन विधायक महोदय का बयान मीडिया पे और सोशल मीडिया पे देखा है, जिसमें वो ये उद्धृत करते हैं कि कई विधायकों के इस तरीके के बातें आई हैं कि जिसमें वो कह रहे हैं कि फोन टैप हो रहे हैं, जासूसी हो रही है। तो किसी प्रदेश में यदि कोई प्रदेश इन्हीं आशंकाओं के बीच में रहे, क्योंकि लोगों ने 1 बरस पहले इसी तरीके का दृश्य देखा था, जब सरकार 42 दिन बाड़ेबंदी में रही, उप मुख्यमंत्री को, पीसीसी चीफ को बर्खास्त करना पड़ा, और उसके बाद सरकार, एक चुनी हुई सरकार 42 दिन बाड़े में बंद रहे। और उसी आशंकाओं के बीच में यदि कोई विधायक आशंका व्यक्त करे कि हमारी जासूसी होती है और फोन टैपिंग होती है, तो मुझे लगता है कि एक अघोषित किस्म का आपातकाल प्रदेश में लगा दिखता है कि हर तरफ सेंसरशिप दिखती है, शंका दिखती है। बजाय प्रबंधन के ये सरकार जासूसी और फोन टैपिंग जैसी बात करती है। तो मेरा प्रश्न सीधा सीधा ये है कि ये वो विधायक कौन है? सरकार को चाहिए कि उनको उजागर करे, और किसी भी लोकतांत्रिक प्रदेश में यदि इस तरीके की कवायद होती है तो उसके दोषी सीधे सीधे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होते हैं। उनको आज नहीं तो कल जनता की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। देखिए, सरकार की बुनियाद कमजोर थी, 99 सीटें आई थी, फिर बीएसपी को अवैधानिक तरीके से मर्ज किया, उसके बाद निर्दलियों का समर्थन हासिल किया, और हिलते हुए पाई की सरकार थी जिसकी बुनियाद कमजोर थी। और ऐसी स्थिति में दूसरा कोड में खाज हुआ कि सरकार में अंतर्कलह हुआ। उस अंतर्कलह का असर सीधे सीधे राजस्थान की गवर्नेंस पर हुआ, जनता के हित के निर्णय नहीं हुए। और ऐसी अस्थिरता के बीच में जब सरकार नैतिक रूप से कमजोर होती है, कमजोर सरकार कितने दिन चलेगी कोई कह नहीं सकता। लेकिन अभी जो वापस से कांग्रेस के भीतर जो अंतर्कलह सामने दिखा है, वो इस किस्म का सा है कि धुआं जैसा दिखता है। तो जहां धुआं होती है वहां आग भी होती है, और यही इस तरीके के संकेत हैं जो किसी भी कमजोर सरकार के दौरान मध्यावधि चुनाव की तरफ यात्रा करते हैं। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिलके करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीजेपी नेता गुरु प्रकाश ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता जनता का ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये संकट का समय है। और भी जीएसटी काउंसिल में निर्णय लिया गया है कि कंज्यूमर पर बोझ ना पड़े। आप भी सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे कोविड काल में जिस प्रकार एक अद्भुत नेतृत्व का परिचय दिया है और उन्होंने दर्शाया है कि हमारी प्राथमिकता भारत की जनता है। वो चाहे पिछले वर्ष 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाना हो, इस वर्ष दोबारा 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाना हो, तो कोविड की जो महामारी
है उससे भारत का आम जन प्रभावित ना हो, क्योंकि यह एक अप्रत्याशित संकट का समय है और सरकार समय समय पर ऐसे कदमों के साथ सरकार ने सुनिश्चित किया है। और अभी जीएसटी काउंसिल में भी यह निर्णय लिया गया है कि कोविड संबंधित मास्क, सैनिटाइजर और बाकी जो भी उपकरण है उसमें अतिरिक्त कोई बोझ जो है वो कंज्यूमर को, जो अंत में कस्टमर है, उस पर ना पड़े, सरकार उसका वहन कर ले। तो मुझे लगता है कि एक कोविड से सुरक्षा की दिशा में एक अच्छा अभूतपूर्व कदम है, लाभ भारत की आम जनता को मिलेगा। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है, एक चिंता की बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो एंटी नेशनल रवैया है, जो भारत विरोधी रवैया है, वो समय समय पे अपना रुख स्पष्ट करते रहते हैं। मणिशंकर तिवारी, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर विदेश मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ स्थानों पर रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं में इन्हें गिना जाता है। ये लोग पाकिस्तान की धरती पे जाते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार पे उंगली उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। मैं बोलना चाहता हूं उन लोगों से कि आप सिर्फ सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करते हैं, आप भारत की 135 करोड़ जनता के विवेक पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये उचित नहीं है। और जहां तक दिग्विजय सिंह जी की बात है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। 370 जब कश्मीर में था तो वहां की महिलाओं की क्या स्थिति थी, मैं पूछना चाहता हूं। वहां के पिछड़े वर्ग की क्या स्थिति थी, मैं पूछना चाहता हूं। वहां के वाल्मीकि जो हमारे भाई थे, उनको आरक्षण का। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि पाकिस्तान साजिश रच रहा है, लेकिन भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के साथ मिलकर एक अलग तरह की साजिश को अंजाम दे रहे हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। पाकिस्तान लगातार साजिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा किया जाए। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान की हर साजिश को विफल किया है। पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने ऑपरेशन ऑल आउट करके, हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया किया है। बौखलाहट में, घबराहट में आके ये पाकिस्तानी आतंकवादियों का षड्यंत्र था जो उत्तरी कश्मीर के सोपुर में पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें हमारे पुलिस के 2 शहीद हो गए, 3 सिविलियंस शहीद हो गए। आज पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से इस कोरोना काल में भी पाकिस्तान ने कश्मीर को लहूलुहान किया है। पाकिस्तान कश्मीरियों का कातिल है, पाकिस्तान कश्मीरियों का गुनाहगार है। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या कांग्रेस के लोग हों, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कई वर्षों तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला केंद्र की यूपीए सरकार जो कांग्रेस की लीडरशिप में बनी, उसमें वो मंत्री रहे। जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता सुख भोगा कांग्रेस की मदद से, ये तो जग जाहिर है। ये दिग्विजय सिंह हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हों, इनके लिंक, इनके तार कहीं ना कहीं इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से जुड़े हुए हैं। कांग्रेसियों के डीएनए में खराबी है। कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान के इशारों पर नाचते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नीयत ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी का साथ देश दुश्मन ताकतों के साथ। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और चीन जैसे भारत विरोधी देशों के साथ मिलकर भारत माता की पीठ पर खंजर घोंप रही है। ये केवल फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ, ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। दरअसल कल से दिल्ली में दुकानों को खोलने का ऐलान किया गया है। दिल्ली में कल से तमाम बाजार, मॉल्स और रेस्टोरेंट खुलते हुए नजर आएंगे, ये ऐलान किया है दिल्ली सरकार ने। मार्केट को ऑड इवन सिस्टम के मुताबिक कल से शुरू किया जाएगा। देश की राजधानी में अब कोरोना का प्रकोप बहुत कम पहले के मुकाबले हो गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव तिवारी मौजूद हैं। राजीव जी, सबसे पहले यही बताइए कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि कल से तमाम बाजार, मॉल्स और रेस्टोरेंट जो है खुलने जा रहे हैं, तो दिल्ली वासी इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? कितने उत्साहित हैं दिल्ली वासी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट की थी और अब तमाम बाजारों को परमिशन दी गई है, तो कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल खुश है और कहीं ना कहीं यही चाहती थी कि जो बाजार है वो लगातार खुले और दुकानें लगातार खुले, ताकि हर एक को अपनी जिंदगी जो थी वो जो रोजमर्रा की जो चीजें थी वो कहीं कहीं आसानी से मिल सके और तमाम बाजार या सुविधाएं मिल सके। मतलब जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है उससे कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल संतुष्ट है और कहीं ना कहीं यही चाहती थी। राजीव, क्या ये माना जाए कि जिस तरह से कोरोना की रफ्तार थमी है दिल्ली में खासतौर पर, उसकी ये वजह है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो कोरोना की रफ्तार थमी थी और अब वो दोबारा से सुचारू रूप से अपने आप चलने लगी है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने कोशिश जरूर की जनता के लिए कहीं ना कहीं उपलब्धियां हासिल करने के लिए। दिल्ली से राजीव तिवारी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ